नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट द स्टडी पे। मेरा नाम अमृता है। आज मैं आपके लिए पेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपकी आने वाली 28-29 अक्टूबर की परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत देश के साथ नहीं लगती है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है म्यांमार या डी ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका सही जवाब है, भारत देश की जो सीमा है वो ईरान के साथ नहीं लगती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए नंबर है महाराष्ट्र, बी नंबर है मध्य प्रदेश, सी नंबर है राजस्थान या डी नंबर है तमिलनाडु। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म छांटना है। तो ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा डांस कहाँ पर प्रचलित है? ए ऑप्शन है घूमर राजस्थान में चलता है, बी ऑप्शन बिहू बिहार में चलता है, सी ऑप्शन भांगड़ा पंजाब में चलता है, डी ऑप्शन लावनी महाराष्ट्र में चलता है। तो इसका जो गलत युग्म है वो बी ऑप्शन है। बिहार में बिहू नहीं चलता, बिहू असम में चलता। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। राजस्थान में घूमर डांस होता है, जो फोक डांस है राजस्थान का वो घूमर है। भांगड़ा जो है वो पंजाब का फोक डांस है, और महाराष्ट्र का जो फोक डांस है वो लावनी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? ए ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, बी ऑप्शन है अशोक चक्र, सी ऑप्शन है व्यास या डी ऑप्शन है गीता चोपड़ा पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है व्यास सम्मान। जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो व्यास सम्मान है वो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे पहला जो बड़ा सम्मान है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 21 मई, बी ऑप्शन है 21 जून, सी ऑप्शन है 25 मई, डी ऑप्शन है 25 जून। हमारा सही जवाब है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है। इसकी 2023 की थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पेरिस में है, सी ऑप्शन न्यूयॉर्क में है या डी ऑप्शन रोम में है। इसका सही ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की शाखा सहायता है, इसका मुख्यालय रोम में है। रोम में है, जिसका मुख्यालय रोम का है, इटली में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। द मैन हुड मेड द एलिफेंट डांस किस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है? ए ऑप्शन है घनश्याम दास बिरला, बी ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी ऑप्शन है मुकेश अंबानी या डी ऑप्शन है रतन टाटा। इसका सही ऑप्शन है द मैन हुड मेड द एलिफेंट डांस। ये जो आत्मकथा है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए ऑप्शन है 547, बी ऑप्शन है 545, सी ऑप्शन है 552 या डी ऑप्शन है 550। इसका सही जवाब है 550। जो अभी लेटेस्ट है वो 550 है। पहले जो थी भारत के संविधान की निर्धारित लोकसभा सदस्यों की संख्या जो थी वो पहले 52 थी, लेकिन अब 550 हो गई है।
अगला क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? नंबर ए ऑप्शन है उदारीकरण, नंबर बी ऑप्शन है निजीकरण, नंबर सी ऑप्शन है वैश्वीकरण या नंबर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। 1991 में जो अपनाई गई आर्थिक नीति थी, आर्थिक रणनीति थी, वो उदारीकरण भी थी, निजीकरण भी थी और वैश्वीकरण भी थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए गांव की सड़कों के सुधार को, बी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सी ऑप्शन है सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को या डी ऑप्शन है खेतों में उन्नत तकनीक के उपयोग को। हरित क्रांति में जो शामिल नहीं किया गया है वो गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 93। वर्ष 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था। इसके परिणाम स्वरूप देश में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई थी। आज का अगला क्वेश्चन है वर्कला, चौवारा, चरवाकड़ और नतीका किस राज्य में समुद्र तट है? नंबर ए ऑप्शन है कर्नाटक, नंबर बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, नंबर सी ऑप्शन है तमिलनाडु या नंबर डी ऑप्शन है केरला। इसका सही ऑप्शन है वर्कला, चौवारा, चरवाकड़ और नतीका जो है वो केरल के समुद्र तट हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1954 में या उनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, यह लास्ट ईयर या उससे पिछली बार पेट के एग्जाम में आया था। तो इसका सही ऑप्शन है 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। वो भी किस मंथ में? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है इसका अध्यक्ष। न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? नंबर ए ऑप्शन है घर्षण का नियम, नंबर बी ऑप्शन है आघूर्ण का नंबर, सी ऑप्शन है जड़त्व का नियम या डी ऑप्शन है गति के नियम। तो इसका सही ऑप्शन है न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। यदि कोई भी वस्तु विरामावस्था अथवा गतिज अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? नंबर ए ऑप्शन है डार्विन, नंबर बी ऑप्शन है मेंडल, नंबर सी ऑप्शन है लैमार्क या नंबर डी ऑप्शन है डे ब्रिज। इसका सही ऑप्शन है जॉन ग्रेग मेंडल को अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो अनुवांशिकी की थी वो मटर के बीज के ऊपर की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से जाना जाता है? इसमें डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस शामिल है। ए ऑप्शन है स्कर्वी, नंबर बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, नंबर सी ऑप्शन है जीरोथैलेमिया या डी ऑप्शन है पेलेग्रा। तो इसका सही ऑप्शन है पेलेग्रा बीमारी को 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है। 3D क्या? 3D में एक डी है डिमेंशिया, दूसरा डी डायरिया है और थर्ड डी डर्मेटाइटिस है। अगला क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? नंबर ए ऑप्शन है हाइपो, नंबर बी ऑप्शन है बोरेक्स, नंबर सी ऑप्शन है फिटकरी, नंबर डी ऑप्शन है सूखी बर्फ। इसका सही ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा क्या है? ए ऑप्शन है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम सल्फेट या डी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट।
इसका सही ऑप्शन है धोने का जो सोडा है उसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। ये धोने का सोडे का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद ए 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। विधि के समक्ष समता के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 14 को जाना जाता है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पष्टता उन्मूलन के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? नंबर ए ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, नंबर बी ऑप्शन है केंद्र सरकार से, नंबर सी ऑप्शन है राज्य सरकार से या नंबर डी ऑप्शन है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। इसका सही ऑप्शन है संविधान का जो अनुच्छेद 44 है नागरिकों के समान अधिकार संहिता जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ये कौन से भाग में आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद या डी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर पहली बैठक कौन सी हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर जो 11 दिसंबर की बैठक हुई थी उसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आते हैं? नंबर ए ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, नंबर बी ऑप्शन 8वीं अनुसूची में, नंबर सी ऑप्शन 6वीं अनुसूची में या नंबर डी ऑप्शन 9वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची में आते हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई, जिसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें राज्य संबंध से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण कौन करता है? नंबर ए ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, नंबर बी ऑप्शन है जिला न्यायालय, नंबर सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय या नंबर डी ऑप्शन है संसद। तो इसका सही ऑप्शन है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का जो पर्यवेक्षण है वो उच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय का जो पर्यवेक्षण है वो उच्चतम न्यायालय करता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ए ऑप्शन है 1936 में, बी ऑप्शन है 1937 में, सी ऑप्शन है 1938 में या डी ऑप्शन है 1939 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। उन्हें नेताजी की उपाधि जो दी थी वो जर्मन विदेश मंत्रालय से मिली थी। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ए ऑप्शन है चौरी चौरा घटना, बी ऑप्शन गोलमेज सम्मेलन, सी ऑप्शन है बंगाल विभाजन, डी ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया था। चौरी चौरी घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा घटना। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था? नंबर ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नंबर बी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर सी ऑप्शन है सिविल नाफरमानी आंदोलन या डी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। इसका सही ऑप्शन है स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसका असफलता है, सफलता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है? यह किसका स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है सी गोपालाचारी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है एस.सी. बोस। तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की थी? नंबर ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, नंबर बी ऑप्शन है रास बिहारी बोस द्वारा, सी ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद द्वारा या डी ऑप्शन है सरदार भगत सिंह द्वारा। इसका सही ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो गठित की थी वो चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आजाद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? ए ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है महेंद्र, सी ऑप्शन है श्रीदत्त या डी ऑप्शन है विशाल दत्त। इसका सही ऑप्शन है गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था या बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 1793 में, बी ऑप्शन है 1857 में, सी ऑप्शन है 1723 में, डी ऑप्शन है 1805 में। इसका सही ऑप्शन है कार्नवालिस कोड जो लागू किया गया था वो 1793 में लागू किया गया था। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है जिसके तहत कर और प्रशासन को पृथक कर दिया गया था। कार्नवालिस कोड जो है वो शक्तियों के पृथक्करण में शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा स्थल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है? ए ऑप्शन है सोतुगई, बी ऑप्शन है कोटदीजी, सी ऑप्शन है बालाकोट, डी ऑप्शन है चहुंदड़ो। इसका सही ऑप्शन है जो सोतुगई है वो पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। बाकी ये जो तीन हैं ये तीनों पाकिस्तान में है। कोटदीजी, बालाकोट और चहुंदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में है। सोतुगई जो है वो अफगानिस्तान में है। और अगला क्वेश्चन है किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई थी जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। तो ए ऑप्शन है सूर्य स्तंभ, बी ऑप्शन है विजय स्तंभ, सी ऑप्शन है लौह स्तंभ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो अभिलिखित हैं वो इलाहाबाद स्तंभ लेख में वर्णित हैं समुद्रगुप्त की उपलब्धियां। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन है 1626,
1675, बी ऑप्शन है 1625, 1671, सी ऑप्शन है 1627, 1661, डी ऑप्शन है 1627, 1674। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और उन्होंने जो छत्रपति की उपाधि धारण की थी वो 1674 में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु या डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है? नंबर ए हार्बेशियस, नंबर बी झाड़ी, सी ऑप्शन बेले या डी ऑप्शन वृक्ष के रूप में। रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वो झाड़ी के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नंबर ए ऑप्शन है नर्मदा, नंबर बी ऑप्शन है गोदावरी, नंबर सी ऑप्शन है महानदी, नंबर डी ऑप्शन है कावेरी। इसका सही जवाब है प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन गुवाहाटी, बी ऑप्शन कोयम्बटूर, सी ऑप्शन चेन्नई या डी ऑप्शन अहमदाबाद। भारत को जो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है वह अहमदाबाद को जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जबकि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है।